नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। मैं हूं मोहन सिंह रावत और उत्तराखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कत्यूरी वंश के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और यह इसका पार्ट 1 होगा। यानी आज हम उत्तराखंड में जो कत्यूरी वंश है इसकी स्थापना से लेकर इसके प्रशासन तक वह कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरी क्लास में जो मध्यकालीन जो कत्यूरी है और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वह एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सामने रखेंगे दूसरी क्लास में। यहाँ पे आपको यह बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो हम आपके सामने जो डेटा रखते हैं वह मुख्यतः 2 बुक से रखते हैं। एक है डॉक्टर अजय सिंह रावत की और दूसरी जो बुक है वह उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बुक से। इन दोनों बुक के साथ साथ जो बीएस नेगी सर की बुक है वहां से भी हम आपके सामने कुछ डेटा रखते हैं। तो इन्हीं मुख्य बुकों के माध्यम से हम आपके सामने उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। यह इसकी 5वीं क्लास है। यहाँ पर आज हम कत्यूरी वंश के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे कत्यूरी या कार्तिकेय वंश के बारे में। बहुत से स्टूडेंट इस असहज की स्थिति में रहते हैं कि कत्यूरी या कार्तिकेय दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। दोस्तों, दोनों ये एक ही हैं। आप कत्यूरी कहें या कार्तिकेय कहें, दोनों का मतलब सेम ही है। पहले इन्हें कार्तिकेय कहा जाता था, लेकिन बाद में जब वे कत्यूरी यानी बैजनाथ घाटी में जब शिफ्ट हुए थे तब से उन्हें कत्यूरी के नाम से जाना जाता है। तो कत्यूरी कार्तिकेय एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अगर हम बात करते हैं कत्यूरी या कार्तिकेय वंश के संस्थापक की, तो संस्थापक में इसके 2 नाम आते हैं। पहला नाम आता है वासुदेव का और दूसरा नाम आता है बसंत देव का। तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, वासुदेव था या बसंत देव था? तो दोस्तों, अगर बात की जाए जनश्रुतियों के आधार पर, तो जनश्रुतियों के आधार पर कत्यूरी वंश का या कार्तिकेय वंश का जो संस्थापक था वह था वासुदेव। और अभिलेखों के आधार पर बात की जाए या प्रमाण के आधार पर बात की जाए तो वह था बसंत देव। वासुदेव और बसंत देव दोनों एक ही हैं, यह बात बताई थी एटकिंसन ने। एटकिंसन ने बताया था कि जो वासुदेव है या वसंत देव है दोनों एक ही हैं। जोशीमठ का जो मंदिर है यानी वासुदेव मंदिर में इस राजा का नाम वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि उत्कीर्ण है। दोस्तों, यह प्रश्न यूकेएसएससी में बन भी चुका है कि कौन सा वंश था जिसकी उपाधि रहती थी गिरिराज चक्र चूड़ामणि, या चूड़ामणि या गिरिराज उपाधि कौन सा वंश रखा करता था? तो यह कत्यूरी कार्तिकेय वंश रखा करते थे। तो यह प्रश्न यूकेएसएससी में बन भी चुका है। तो एटकिंसन महोदय के अनुसार वासुदेव और बसंत देव दोनों एक है, लेकिन यहां पर एक नाम और आता है वाईआर गुप्ते। वाईआर गुप्ते बताते हैं कि यह जो दोनों व्यक्ति है वासुदेव और बसंत देव दोनों अलग अलग हैं। और इन दोनों के बारे में वाईआर गुप्ते कहते हैं कि जब कुड़िद वंश का यहाँ पे पतन हुआ था, हर्षवर्धन काल का यहाँ पे उदय हुआ था और फिर कुछ समय पश्चात जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, यहाँ पे हर्षवर्धन का काल धीरे धीरे समाप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो कुड़िंद बचे हुए थे उन्हीं कुड़िंदों में से एक व्यक्ति था वासुदेव। और वासुदेव द्वारा जो कुड़िंद शक्ति समाप्त हो चुकी थी उसे पुनः रूप से संगठित किया और इस संगठित किए गई शक्ति को एक राज्य का रूप जिसने दिया वह बसंत देव था। यानी संगठित करने का शुरुआत तो वासुदेव ने की थी, लेकिन इसे एक राज्य का जो रूप दिया वह बसंत देव ने दिया था। और बसंत देव ही इसलिए अभिलेखों में कार्तिकेय या कत्यूरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बसंत देव, अभिलेखों के आधार पर बात करें तो बसंत देव, लेकिन अगर जनश्रुति के आधार पर बात करें तो वासुदेव। कत्यूरी या कार्तिकेय वंश से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कत्यूरी वंश राज्य का प्रथम ऐतिहासिक वंश है। दोस्तों, अगर यहीं पर राजनीतिक पूछा जाता तो वह कुड़िंद होता, और यहां पर पूछा है ऐतिहासिक वंश तो वह कत्यूरी या कार्तिकेयपुर है। इसके अलावा इसका निर्धारण अधिकतर विद्वानों ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक माना है। कुछ विद्वानों में मतभेद जरूर है, लेकिन मैक्सिमम विद्वानों ने जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश का जो कार्यकाल निर्धारित किया है वो 7वीं सदी से 11वीं सदी तक माना है। जबकि इसके अतिरिक्त भी मध्यकाल में जो कत्यूरी वंश थे उनका शासन था, जहां पर आप अशांति देव के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मदेव के बारे में पढ़ते हैं। और भी बात करें, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं पिथौरा के बारे में आप बात करते हैं, जिया रानी के बारे में आप बात करते हैं, तो ये मध्यकाल में कत्यूरी हैं। लेकिन जो इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में किया गया है। इनकी राजधानी की बात करें तो जोशीमठ के दक्षिण में जो कार्तिकेयपुर नामक स्थान था वहां पे था, और उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी चेंज की, यानी यहां से अपनी राजधानी परिवर्तित की और बैजनाथ गए। बैजनाथ पहले अल्मोड़ा के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो यह बागेश्वर जो जिला है उसके अंतर्गत आता है। अगर हम थोड़ा और आगे बात करते हैं तो जो एटकिंसन थे जिन्होंने वासुदेव और बसंत देव दोनों को एक ही माना था, उन्होंने ही सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं को कत्यूरी शब्द दिया था। एक इंपॉर्टेंट बात
और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कत्यूरी काल को उत्तराखंड में वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपने देखा होगा जो कत्यूरी वंश है, राज्य में जो सर्वाधिक आपको मंदिर दिखेंगे, प्राचीन मंदिर दिखेंगे, वो कत्यूरी से ही संबंधित आपको दिखेंगे। तो इसलिए जो वास्तुकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो कत्यूरी वंश को ही कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कत्यूरी वंश को जानने के प्रमुख स्रोत की। तो कत्यूरी वंश को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो शिलालेख हैं। इसके अतिरिक्त बात करें वो ताम्र अभिलेख हैं, और ताम्र लेख अभिलेख में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र अभिलेख। पांडुकेश्वर ताम्र जो अभिलेख है वो 4 हमें प्राप्त हुए हैं, यानी पांडुकेश्वर से कत्यूरी वंश के हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला और दूसरा जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है वो ललित सूर्यदेव का है, तीसरा पद्मदेव का है, और जो चौथा है वह सुभिक्ष राज का ताम्रपत्र है। तो 4 हो गए। और ललित सूर्यदेव की बात करें तो इसके हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला जो अभिलेख था वह 21वें वर्ष उसने स्थापित किया था, यानी 21वें जब वह राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी पर बैठने के 21वें वर्ष उसने यह ताम्रपत्र लिखवाया था। और दूसरे की बात करें तो यह 22वें वर्ष में लिखवाया था। तो 21वें और 22वें वर्ष में यानी उन्होंने ये अपने जो ताम्र अभिलेख लिखवाए थे ललित सूर्यदेव ने। फिर तीसरा जो आपको पांडुकेश्वर से अभिलेख मिलेगा वो पद्मदेव का मिलेगा, और चौथा जो अभिलेख है वो आपको सुभिक्ष राज का मिलेगा। दोस्तों, इन अभिलेखों की जो भाषा बताई गई है वो संस्कृत भाषा है। लिपि की बात करें तो आपको कहीं पे कुटिला दिखेगी और कहीं पे सिद्धि मातृका दिखेगी। तो दोनों में ऑप्शन में से एक ही आएगा। और आपसे ऐसा प्रश्न आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कत्यूरी शासक का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख नहीं है या नहीं मिला है। तो इन चारों का मिला है, 2 ललित सूर्यदेव का, 1 पद्मदेव का, और जो चौथा है वह है सुभिक्ष राज का। तो ये 4 ताम्र अभिलेख हमें मिले हैं। इसके अलावा भूदेव का बागेश्वर व बैजनाथ का शिलालेख भी मिला है, और कंडारा का अभिलेख भी मिला है जहां पे हमें जतबैल का अभिलेख मिलता है। यह भी कत्यूरी वंश से संबंधित है। अब यहां पे थोड़ा और आगे बात करते हैं कत्यूरी राजाओं की उपाधि की। देखिए दोस्तों, कत्यूरी राजाओं की बहुत सारी उपाधियां हैं। चक्र चूड़ामणि हो गया, गिरिराज हो गया, परम ब्राह्मण्य, परम भद्वारक, कली कलु मातंग शूदन, समस्त रति चक्र प्रमदन और महाराजाधिराज। तो यह जो उपाधि आपको मिलेगी यह कत्यूरी राजाओं की मिलेगी। इसके अलावा परम भट्टारक, यह भी उपाधि इनकी मिली थी। तो दोस्तों, यहां से तो एक प्रश्न हमने आपको बताया था शुरू में कि चक्र चूड़ामणि किसकी उपाधि थी, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसलिए भी हमने यहाँ पे ये उपाधि रख दी कि यह उपाधि आपको कत्यूरी राजाओं की मिलेगी। बाकी जो महाराजाधिराज की है वह आपको पौरव वंश में भी मिलेगी। इसके अलावा जो कुलिद वंश है वहां पे भी मिलेगी। गिरिराज की उपाधि आपको केवल कत्यूरी में मिलेगी। तो यह नाम आप स्पेशल ध्यान रखना। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, वंश क्रम की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर अजय रावत की बात करते हैं तो आपको केवल 3 परिवार देखने को मिलते हैं, यानी 3 वंश देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ते हो या अन्य अभिलेखों को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको 6 अभिलेख मिलते हैं, यानी 6 वंश क्रम मिलते हैं। और इन 6 वंश क्रमों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे। लेकिन अगर हम सबसे पहले परिवार की बात करें तो वो बसंत देव का परिवार था, यानी बसंत देव का। दोस्तों, बसंत देव की बात करें तो इसकी जो स्थापना है, यानी कत्यूरी वंश का संस्थापक इसे ही माना जाता है, और इसने लगभग 700 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो त्रिभुवन का जो शिलालेख है बागेश्वर में, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें, बागेश्वर लेख में ही हमें यह भी पता चलता है कि बसंत देव ने एक मंदिर के लिए स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। तो प्रश्न बन सकता है कि स्वर्णेश्वर नामक ग्राम एक मंदिर के लिए किसने दिया था, तो बसंत देव ने दिया था। इसके अतिरिक्त जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी किसी ने कराया था, बसंत देव ने ही कराया था। और बागेश्वर लेख में बसंत देव की रानी का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम क्या था, राजनारायणी था। तो बसंत देव से महत्वपूर्ण बातें यह हैं, 700 ईस्वी के आसपास इसने कत्यूरी वंश की स्थापना की थी। त्रिभुवन के शिलालेख में हमें यह बात मिलती है, इसी ने एक मंदिर के लिए स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था। नरसिंह मंदिर का निर्माण जोशीमठ में बसंत देव ने ही करवाया था। और बागेश्वर लेख में हमें जो इसकी रानी है, यानी रानी राजनारायणी, उसकी जानकारी भी मिलती है। यह तो था बसंत देव के बारे में। अब बसंत देव के बाद हमें एक दूसरा वंश के बारे में पता चलता है जिसका नाम है खरपर देव वंश। खरपर देव की बात करें तो इसका संस्थापक भी खरपर देव था। इसके अलावा हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे बात करें कि जो खरपर देव था, इसकी पत्नी का नाम कल्याणी देवी था, और यह जो राजा यशोवर्मन था उसका समकालीन था। बाकी और कुछ जानकारी खास मिलती नहीं है। लेकिन
एक जानकारी हमें यह मिलती है कि इसका जो एक बेटा था उसका नाम था कल्याण राजदेव, यानी इसका पुत्र था कल्याण राजदेव, और कल्याण राजदेव का भी एक पुत्र था त्रिभुवन राजदेव। कल्याण राज के बारे में भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल इतनी जानकारी यहां से मिलती है कि इसकी पत्नी का नाम लद्दा देवी था। अगर हम बात करें बीएस नेगी बुक के अनुसार तो इसकी पत्नी का नाम लद्दा देवी था, और कुछ यहां पे हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो त्रिभुवन राज है यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बालेश्वर अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख के अनुसार खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था, कत्यूरी वंश में खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था वह त्रिभुवन राज था। और इसी के काल में जो बंगाल का नरेश था, यानी उस समय पाल वंश का शासक था, तो धर्मपाल द्वारा उसी समय गढ़वाल पर आक्रमण किया गया, और संभवतः इसी समय त्रिभुवन राज की इस युद्ध में मृत्यु भी हुई थी। तो जब धर्मपाल द्वारा यहां पर आक्रमण किया गया, त्रिभुवन राज इस युद्ध में मारे गए होंगे, तो इसके बाद त्रिभुवन राज का कोई एक सामंत रहा होगा या फिर इससे नीचे कोई अधिकारी रहा होगा, तो उसने अपने नाम पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था निम्बर देव। तो कत्यूरी वंश में हमें जो तीसरा परिवार देखने को मिलता है वह निम्बर देव। अगर हम अजय रावत की बात करें तो यह दूसरा परिवार है, और अगर वैसे बात करें तो हमें तीसरा परिवार दिखता है। यहां से कुछ ज्यादा प्रश्न बनते हैं। निम्बर देव की बात करें तो यह एक शैव धर्म को मानने वाला था जो त्रिभुवन राज का सामंत रहा होगा, और उसके मृत्यु के बाद स्वयं को यहां पे इस वंश की स्थापना के रूप में उसने स्वीकार कराया होगा। दोस्तों, निम्बर देव के बारे में भी कुछ ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, बस थोड़ा एक जानकारी यह मिलती है कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, नाथू देवी था, और इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, इष्टगण देव था। यह इंपॉर्टेंट है। इष्टगण देव की बात करें तो निम्बर के बाद यानी जो उसका पुत्र था इष्टगण देव, वह इस वंश का अगला शासक बना। यह इंपॉर्टेंट है। और इसकी पत्नी का नाम वेगा देवी और पुत्र का नाम ललित शूर देव था। इष्टगण से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, बन भी चुके हैं। इष्टगण देव की बात करें तो जो जागेश्वर का नवदुर्गा मंदिर है, लकुलीश मंदिर है और नटराज मंदिर है, इन तीनों मंदिर का निर्माण इष्टगण देव द्वारा करवाया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट राजा हो चुका है। इसके अलावा भी इसी राजा ने यानी इसी के काल में जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वह उस समय गढ़वाल में या उत्तराखंड में आए थे। और शंकराचार्य की बात करें तो 820 के समय उन्होंने जो केदारनाथ है वहां पे समाधि ले ली थी, और इन्हें अद्वैतवाद का एक दार्शनिक माना जाता है या अद्वैतवाद का जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने यानी जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, ज्योतिर्मठ की, पुरी की, श्रृंगेरी की और द्वारिका की। तो 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। और 820 ईस्वी के आसपास यानी शंकराचार्य थे वो गढ़वाल क्षेत्र में आए होंगे, और 820 में ही केदारनाथ में इनकी मृत्यु भी हुई थी, यानी वहां पे उन्होंने समाधि ली थी। तो इष्टगण देव से यानी यहाँ पे ये बातें होगी। इसके अलावा जो इष्टगण देव के बाद जो दूसरा शासक बना वह था ललित सूरदेव। इष्टगण के बाद ललित सूरदेव गद्दी पर बैठा, और इसे कत्यूरी वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कत्यूरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वह कौन है, तो ललित सूरदेव है। और ललित सूरदेव की बात करें तो पांडुकेश्वर अभिलेख में इसका है, यानी पांडुकेश्वर अभिलेख से हमें इसके 2 अभिलेख मिलते हैं। हमने भी डिस्कस किया था, जो पहला अभिलेख था वो 21वें वर्ष उसने लिखवाया था, और जो दूसरा अभिलेख था वो उसने 22वें वर्ष लिखवाया था। और वहां पे उसने बताया यानी खुद के लिए उसने कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धार का बरहा अवतार की उपाधि भी ली थी। तो यह उपाधि किसने ली थी, ललित सूरदेव ने ली थी। यह आपको याद करना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभिलेखों से हमें यहाँ पे इसकी 2 रानियों का पता चलता है। एक का नाम है सामा देवी और दूसरे का नाम है लैया देवी। यह याद इसलिए करना है क्योंकि इसकी जो पहली रानी है सामा देवी, इसके द्वारा बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसलिए यहां पे ये याद करना है। और इस वंश का जो अंतिम राजा था वह था भूदेव। भूदेव ललित सूरदेव का पुत्र था, और इसके बारे में यह है कि यह निम्बर वंश का सबसे अंतिम शासक था जो प्रबल बौद्ध धर्म विरोधी और ब्राह्मणों का अति समर्थक था। यह बौद्ध धर्म का इतना विरोधी था कि इसने बौद्ध धर्म शत्रु की उपाधि भी ली थी, यानी यह बौद्ध धर्म से बहुत नफरत करता था। तो भूदेव निम्बर वंश का सबसे अंतिम शासक था, और यह ब्राह्मणों का अति समर्थक था, और जो बौद्ध धर्म है उसका प्रबल विरोधी था। इसके अतिरिक्त जो बैजनाथ का मंदिर है उसका निर्माण भूदेव द्वारा करवाया गया था, और यह वही मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार 1602 में लक्ष्मी चंद द्वारा करवाया गया था। तो निम्बर देव का वंश यहां पे ये आया। अब इसके बाद
सरोडादित्य वंश का आता है, जिसे हम तीसरे परिवार के रूप में जानते हैं, या फिर यूं कहे कि चौथे परिवार के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि अगर आप अजय रावत की बात करें तो वहां पे केवल आपको तीन परिवार दिखेंगे, सरोडादित्य वंश, निम्बर वंश और पहला जो वसंत देव का था। लेकिन हमने क्या देखा कि सबसे पहला वसंत देव था, उसके बाद जो बेटा वो खरपर देव वंश था, फिर उसके बाद निम्बर वंश बेटा, फिर सरोडादित्य वंश आया। यानी यहां तक तो चार हो गए, वैसे तीन हो गए। खैर, अभी हम अजय रावत के अनुसार चलते हैं और यहाँ पे तीसरा परिवार था सरोडादित्य वंश, जिसका स्थापना या जो संस्थापक था वह था इच्छत देव या इच्छर देव। बस यहां से केवल आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पे आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो सरोडादित्य वंश है इसका संस्थापक इच्छत देव था या इच्छर देव था। इच्छर देव ने अपने पिता सरोडादित्य के नाम से इस वंश की स्थापना की थी और यह कत्यूरी वंश का तीसरा परिवार था। और इच्छर देव के बाद देसत देव गद्दी पर बैठा, देसत देव के गद्दी पर बैठने के बाद पद्म देव बैठा, और पद्म देव के बाद जो यहां पर अंतिम शासक बैठा वह था सुभिक्ष राज। दोस्तों यहां पर यह दोनों जो है यानी पद्मदेव हो गया और सुभिक्ष राज हो गया, यहां से दोनों से यूपीएससी में प्रश्न बन चुके हैं। प्रश्न क्या बने कि सरोडादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुभिक्ष राज था। इसके अलावा कत्यूरी का अंतिम शासक कौन था, तो सुभिक्ष राज था। क्योंकि हम इसे तीसरा और अंतिम परिवार के रूप में मानते हैं कई किताबों में, लेकिन वास्तविकता में कोई और ही है। लेकिन सुभिक्ष राज आयोग ने माना था तो अंतिम शासक सुभिक्ष राज हो गया। और पद्मदेव से क्या प्रश्न बना था, देखिए दोस्तों, आयोग ने पूछा था कि बद्रीनाथ के लिए किस कत्यूरी वंश के शासक ने भूमि दान की थी। ऑप्शन में ललित सूर्यदेव था, आयोग ने इसे माना था। लेकिन अगर आप थोड़ा इसे डिटेल से पढ़ते हो तो पद्मदेव द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो भूमि दान की थी वो इसी ने की थी, पद्मदेव ने। तो बद्रीनाथ के लिए जो भूमि दान की थी वो पद्मदेव ने की थी। शायद आयोग ने यह क्वेश्चन डिलीट किया होगा उस समय, क्योंकि आयोग ने ललित सूर्यदेव माना था। अगर अब आगामी एग्जाम में यह प्रश्न आए कि बद्रीनाथ के लिए भूमि दान किस शासक द्वारा दी गई थी, तो पद्मदेव आपको पहली प्रायोरिटी रखनी है। अगर पद्मदेव ऑप्शन में नहीं है तब आप दूसरा ऑप्शन ललित सूर्यदेव को रखना। तो यहां से केवल इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें कुछ और परिवार देखते हैं। उसके बाद लखनपाल परिवार आया, कोई इसी का मानता है, कोई इसे चौथा परिवार मानता है। लखनपाल के बाद इंद्रपाल, त्रिभुवनपाल इसी के थे। फिर इसके बाद जो छठा परिवार था वह था जतबल देव का। इसका उल्लेख हमें कुलसारी अभिलेख में मिलता है। तो वैसे तो हमें 6 परिवार दिखते हैं, लेकिन सामान्यतः हम इसे 3 परिवार के रूप में मानते हैं। तो यह तो हो गया वंशकर्म। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो कार्तिकेय या कत्यूरी है उनके प्रशासन की बात करते हैं। तो इनके प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले तो इनकी जो राजभाषा है वह संस्कृत भाषा है और लोक भाषा जो है वह पाली भाषा है। और यह जो प्रश्न है यूकेएसएससी में पूछा भी जा चुका है कि कार्तिकेय जो वंश है, कत्यूरी जो वंश है, इनकी जो भाषा थी यानी राजभाषा थी वह क्या थी, संस्कृत थी। यह प्रश्न यूकेएसएससी में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों यहां देखिए, यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐशाल विषय, टंकरपुर विषय, अंतराग विषय और कार्तिकेयपुर विषय, तो यह 4 विषय हैं। अब विषय क्या होता है, देखिए दोस्तों, प्रांत मतलब होता है उपरीक और जिला यानी विषय, यानी जो उपरीक था उसे प्रांत कहते थे। यानी प्रांत आप समझते होंगे कि एक प्रांत हो गया, 2 प्रांत हो गया, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। विषय जिले को कहा जाता था, यानी प्रांत इससे भी बड़ा होता था और विषय यानी ये होते थे। अब यहां पर विषय मतलब जिला हो गया, तो यानी ऐसाल जिला, टंकरपुर जिला, अंतराग जिला और कार्तिकेयपुर जिला, तो यानी 4 जिले ये हो गए। और इसके अलावा जो यहां पर आपको मायापुर हाट दिखाई दे रहा है यह भी अतिरिक्त था। लेकिन यह जो 4 आपको जो जिले दिखाई दे रहे हैं यह मुख्यतः हैं कार्तिकेयपुर, अंतराग, टंकरपुर और ऐशाल। अब यहां पे जो आपको यह दिखाई दे रहा है यह नदी है, यह है यमुना नदी, यह मिलेगी आपको भागीरथी नदी और यह जो आपको मिलेगी यह है अलकनंदा नदी। तो यहां पे आपको यह 3 नदी दिख रही है और इनके किनारे आपको यह स्थान दिखाई दे रहे हैं। तो कत्यूरी वंश का जो प्रशासन था, जो जिला था, वो इस प्रकार विभाजित था, ऐसाल विषय में, टंकरपुर में, अंतराग में, कार्तिकेयपुर में। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य जानकारी मिलती है कि मायापुर हाट भी रहा होगा जो गंगा के किनारे है। तो 5 विषय यानी यहाँ पे ये हो गए। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। दोस्तों हमने कुछ समय पहले पौरव वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा था और वहां पे हमने इन प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे उनके बारे में देखा था। यही पदाधिकारी आपको कत्यूरी वंश में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब हम पौरव वंश की बात करते हैं तो वह थोड़ा सीमित क्षेत्र तक था, यानी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जब हम कत्यूरी वंश पे आते हैं तो वह उससे काफी बड़ा है। कत्यूरी वंश पौरव वंश की तुलना में काफी बड़ा था, काफी समृद्ध भी था।
तो यहाँ पे कुछ अन्य पदाधिकारी भी मिलते हैं। तो इन पदाधिकारी के बारे में तो हम कहाँ पे जो पौरव वंश की वीडियो है वहां पे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वह करेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। प्रांतपाल यानी जो सीमाओं का प्रहरी है, प्रांत से पता चला होगा कि प्रांत के किनारे यानी जो बॉर्डर पे होगा। घंटपाल यानी गिरिद्वारों का रक्षक। देखिए दोस्तों, गिरि यानी पहाड़, यानी जो पहाड़ है यानी जो दर्रे वाले रास्ते हैं वहां पे जो देखभाल का करने वाला हो, वहां की रक्षा करने वाला हो, वह घटपाल होता है। वर्मपाल मतलब जो सीमावर्ती मार्ग है वहां से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उन पर नजर रखने का काम इसका होता था। और नरपति की बात करें तो यह जो नदी घाटी है वहां पे अगर किसी का आगमन करना है, पुल का निर्माण करना है, तो उस पर उनकी सुविधा देने के साथ साथ, नावों की सुविधा कराने के साथ साथ, पुल का निर्माण कराने के साथ साथ और उनसे कर वसूलने का भी काम नरपति करता था। अब इसके अतिरिक्त अगर हम सेना की बात करते हैं तो सेना को 4 भागों में बांटा गया था। और 4 भागों में जो सबसे पहला था वो था पदातिक, अश्वरोही, गजारोही और उष्टरोही। नाम से ही पता चल रहा है कि पदारोही, पदारोही यानी जो पैदल वाली सेना होगी और उसका जो मुखिया होता था उसे बोला जाता था गोलमिक। अश्वरोही यानी अश्व यानी घोड़ा, जो घोड़े वाली सेना होती थी उसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, अश्व बलाधिकृत। ऐसे ही गजारोही, गजा मतलब हाथी, और हाथी का सेना का जो प्रमुख होगा वह हस्ती बलाधिकृत होता था। और लास्ट में उष्ट्रोही, उष्ट्र यानी जो ऊंट हो गया, और उनका जो अध्यक्ष होगा या बड़ा अधिकारी होगा वह उष्ट बलाधिकृत होता था। और इन तीनों आरोही सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी आरोही सेना यानी जो अंतिम 3 है, अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्रोही, तो इन तीनों आरोही सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था हत्स्य सवोष्ट्र बलाधिकृत। तो हत्स्य सवोष्ट्र बलाधिकृत इन तीनों आरोही सेना के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। तो यहां तक ये हो गया। इसके अतिरिक्त तो पुलिस विभाग की बात करें तो यहां पे भी कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। सबसे पहला डांडिक हो गया और खड्गक हो गया। डांडिक यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या रहा होगा कि डंडा रहा होगा इसके हाथ में, और खड्गक यानी खड़ग इसके हाथ में रहा होगा, यानी तलवार इसके हाथ में रही होगी। तो जो डंडी रखने वाला अधिकारी था या खड्गक या तलवार रखने वाला अधिकारी था, इन दोनों का काम यह होता था कि जो राज्य की जनता है उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना। फिर तीसरा है यहाँ पे दोष आपराधिक, यानी दोष आपराधिक की बात करें तो इनका काम था जो अपराधी होते हैं उन्हें पकड़ने वाला, यानी अपराधियों को पकड़ने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी था वह था दोष आपराधिक। और दुष्साध्य साधनिक, यह इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह थोड़ा अलग है। यह जो गुप्तचर विभाग है, उस समय भी गुप्तचर विभाग होंगे, तो गुप्तचर विभाग का जो सबसे प्रमुख अधिकारी था वह था दुष्साध्य सैनिक, यानी यहां तक हो गया। और चोरोधरणिक तो पता चल ही गया होगा कि चोरों को पकड़ने वाला से संबंधित होगा, तो यानी यहां तक ये हो गया। इसके अतिरिक्त भी कृषि से संबंधित, देखिए दोस्तों, कृषि से संबंधित की बात करें तो क्षेत्रपाल मिलता है। क्षेत्रपाल यानी कृषि विकास अधिकारी होगा, यानी इसका काम यह होगा जो कृषि की उन्नति कैसे की जाए, कृषि का विकास कैसे किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए, तो ये क्षेत्रपाल के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त औपचारिक था, यानी जो भू अभिलेख रखता था, यानी वर्तमान में हम बात करें लेखपाल प्रकार का हो गया, तो यह हो गया औपचारिक। खंडपति की बात करें तो जो खनिज है और वनों की रक्षा करने वाला अधिकारी। भोगपति या शोलविक, यह कर अधिकारी होता था जो भूमि से कर वसूलने का काम करता था। भार चाट की बात करें तो प्रजा से जो बेगा लेने वाला अधिकारी था, तो भार चार प्रजा से बिस्टी या बेगा लेने वाला अधिकारी भार चार था। तो पदाधिकारी यहां पे ये हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं। एक महकर्तात्रिक, यानी जो राजकीय कार्य होंगे उनका प्रबंधन अधिकारी। महामनुष्य, ग्राम प्रमुख। और शरभंग, यानी जो राजकीय चिकित्सक होगा, तो शरभंग करने वाला जो अधिकारी वो राजकीय चिकित्सक। तो यह महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य लास्ट आप ध्यान रखिए कि जो दुधारू पशु हैं उनसे दूध प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति था या व्यक्ति होता था उसे आभीर कहा जाता था। तो कत्यूरी वंश के प्रशासन से जो पदाधिकारी थे या पद थे, यहां से केवल आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो यह था दोस्तों कत्यूरी वंश या कार्तिकेय वंश। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जहां पे हम मध्यकाल के जो कत्यूरी है उसे समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद कत्यूरी वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।